नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ प्राध्यापक अर्थशास्त्र श्री संत कुमार मेहरा जी, मेरे परम मित्र, आज हमारे साथ जुड़े हैं, पहुंचे हैं हमारे साथ और चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र क्या है, कैसे बच्चों को इसमें अर्थशास्त्र में रुचि बने और अर्थव्यवस्थाओं को कैसे संवारा जाए, कैसे सुधारा जाए और बच्चों को कैसे जो है वो अर्थशास्त्र के बारे में रुचि व्यक्त करे। संत जी, हाँ, स्वागत है आपका। मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चों की कैसे रुचि अर्थशास्त्र में हम बनाएं। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों की अर्थशास्त्र में रुचि बने जी, तो अर्थशास्त्र एक ऐसा रुचिकर विषय है, अगर उसको हम बच्चों को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर उसको बताएं तो बच्चों को ये महसूस होगा कि वास्तव में जो अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें जितनी भी जो क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं हम सामान्य रूप से करते हैं। जी, जब सामान्य रूप से सारी क्रियाएं करते हैं तो उनको अर्थशास्त्र से भय लगेगा नहीं। जी, अगर हम उनको अर्थशास्त्र की बातों को रटना सिखाएंगे तो उससे दूर भागेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, अगर हम उसको रटना सिखाएं बच्चों को तो रट नहीं सकते उसको समझ सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में लाना होगा उसको, व्यवहारिक जीवन में लाना और व्यवहारिक जीवन में हमें देखना भी होगा। जैसे आय है, व्यय है, आय विधि है, व्यय विधि है, उत्पादन विधि है, ये सभी विधियां हैं और जो हमारे आसपास रहती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे बच्चों को बताना होगा कि बच्चे सुनते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो मुद्रास्फीति के बारे में सामान्य रूप से बताएं कि मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति को सामान्य रूप से हम उनको बता सकते हैं कि जब लंबे समय तक कीमतें बढ़ती रहती हैं तो उसको अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जी, तो बच्चे सामान्य रूप से देख रहे हैं कि कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इसको हम बता भी सकते हैं कि ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। जी, कीमतें क्यों बढ़ती हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। संत जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। आप देख भी रहे हैं प्रतिदिन, कहीं तेल, कहीं डीजल, कहीं अब लहसुन की बात करें तो 300 रुपए किलो हो गया है सर। तो हम इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से संबंध रखेंगे तो पता लगेगा कि कीमतें क्यों बढ़ रही है, बिल्कुल, है ना। और रही बात सकल घरेलू उत्पाद की, जिसको हम जीडीपी कह रहे हैं, जीडीपी के बारे में अर्थशास्त्री या कॉमर्स के विद्यार्थी ही सर ज्यादा जान पाते हैं, अन्यथा और किसी को मतलब भी नहीं होता। तो क्या कहना है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी, सकल घरेलू उत्पाद। तो हम बच्चों को उसको अपने घर से जोड़कर हम बता सकते हैं कि हमारे घर में, घर का उदाहरण देंगे उनको कि हमारे घर में एक साल के अंदर सभी जगह से जो आमदनी होती है वो घरेलू होती है। हाँ। इसको अगर हम विस्तार से लें तो इसका विस्तारित रूप ये होगा कि किसी देश में एक वर्ष में सभी क्षेत्रों से जो आय प्राप्त होती है वो घरेलू आय होती है। उन सब का जोड़ जो है वो घरेलू आय है। तो बच्चे इसको आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि हमने इसको अपने घर से जोड़ दिया है। एक उदाहरण दिया हमने उसको घर से, तो उसको हमने इसके साथ जोड़ दिया कि एक साल के अंदर सभी क्षेत्रों से जो भी आय प्राप्त होती है उसका जोड़ जो है वो क्या कहलाता है, वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, सकल घरेलू आय कहलाती है। बहुत आसान शब्दों में अर्थशास्त्री श्री संत कुमार ने समझा दिया कि हम अपने घर का बजट बना सकते हैं और घर में जो आय होती है, इनकम होती है, मम्मी कमाती है, पापा है, कोई बिजनेस है, तो उससे जितनी भी आय हमारी होती है उस सकल घरेलू उत्पाद है। उसके अलावा उसमें हम खर्चे कितना करते हैं, कितना बजट हमारा बनता है महीने का, वो भी जोड़ा जाएगा सर? नहीं, वो बजट का जो प्रोडक्ट है, बजट का जो डेफिनेशन है वो इससे अलग है। हम इसको बजट में नहीं करते, हमने इसको केवल आय के संदर्भ में बात करते हैं। जी, इसके अंदर केवल सभी क्षेत्रों से, सभी स्रोतों से जो भी आय प्राप्त होगी उसका जोड़। जी, जैसे मजदूरी है, ब्याज है, लाभ है, लगान है, एक साल के अंदर इन सब चीजों से जो भी आय प्राप्त होगी उसका जोड़ जो है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, सकल घरेलू आय कहलाती है। जी, अगर हम विदेशों से शुद्ध साधन आय को इसके अंदर जोड़ दें तो यही आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बन जाती है। सर, मांग पूर्ति का जो सिद्धांत है वो हमारे आम जीवन में भी, और बड़े लेवल पर देश की बात करें तो देश में भी जो है मांग पूर्ति का सिद्धांत लगभग चलता रहता है। तो बताइए क्या है ये मांग पूर्ति का सिद्धांत? देखो, मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है वही अर्थव्यवस्था को चलाता है जी, क्योंकि वस्तुओं की जो कीमतों का जो निर्धारण है, हाँ, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है, उसके बारे में हम बात करें तो जिसमें जो है सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है।
जी। उसमें मांग और पूर्ति की शक्तियां ही होती हैं जिसके आधार पर वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। सभी जो है वस्तु की कीमतों का जब निर्धारण किया जाता है तो देखा जाता है कि जिन वस्तुओं की मांग ज्यादा है और उनकी सप्लाई मार्केट में कम होती है, उन वस्तुओं की सामान्यतः कीमतें ज्यादा होती हैं जी। और जिन वस्तुओं की सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई मार्केट में और डिमांड उनकी कम है, उनकी ऑटोमेटिक जो कीमतें कम निर्धारित की जाती हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात कही संत जी ने, क्योंकि मांग पूर्ति के सिद्धांत पर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और हमारे आसपास, हमारी मंडियों में, हमारे बाजारों में जिसकी डिमांड ज्यादा होती है और पूर्ति कम होती है तो उसके कीमतें बढ़ जाती हैं। ये सीधी बात है। ज्वलंत मुद्दे की बात करें, जैसे किसान लोग इकट्ठे हुए हैं, एमएसपी, तो एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब फसल की कटाई होती है जी, तो उस समय किसानों के पास में बहुत ज्यादा जो है अनाज या फसल जो है एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। जी जी। उसको खरीदने वाले कम होते हैं क्योंकि खपत के अनुसार सब लोग ले लेते हैं, फिर भी जो है बहुत ज्यादा स्टॉक रह जाता है। अगर हम उस स्टॉक को उस टाइम पे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो डिमांड है वो कम रहेगी, सप्लाई ज्यादा रहेगी, तो ऑटोमेटिक अगर इनका एमएसपी निर्धारित नहीं किया गया तो अनाज की कीमतें एकदम से डाउन हो जाएगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा। इसी कारण से किसान चाहते हैं कि हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फिक्स कर दी जाए ताकि जो है उस कीमत पर हमारी फसल अवश्य ही बिक जाए। सर, अब मैंने देखा है कि बाजरे की कीमत जो है गेहूं की कीमत से ज्यादा थी। बाजरा जो कभी पूछते ही नहीं थे बाजरे को, लेकिन अब पिछले दिनों आपने देखा होगा तो गेहूं की कीमत कम और बाजरे की ज्यादा। ये क्या कुछ कहेंगे? ये इसलिए कहेंगे, इसमें हमारा कहना ये है कि अब काफी दिनों से हम देख रहे हैं, काफी सालों से देख रहे हैं कि अब लोग धान की खेती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, गेहूं की खेती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब बाजरा जो है कहीं कहीं दिखाई देता है क्योंकि हमारी जो भूमि है उसमें पानी ज्यादा हो गया है, उसमें धान की फसल ज्यादा होने के कारण वो जमीन खराब हो चुकी है। उसमें अगर हम बाजरा बोना चाहे तो बाजरा नहीं हो पाता है। अब बाजरा कहीं कहीं होता है, उसकी उपज जो है वो कम होने की वजह से उसकी मांग तो है, सर्दियों में बाजरे की मांग बढ़ जाती है लेकिन उसकी सप्लाई कम रह जाती है। वही मांग पूर्ति का सिद्धांत है, उसको स्टॉक कर लिया जाता है, मांग पूर्ति का सिद्धांत है जो कीमतें बढ़ती जा रही है। जी जी जी। तो उत्पादन विधि, आय विधि और मांग पूर्ति, सकल घरेलू उत्पाद के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और संत जी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। संत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए स्टोरी विद आरकेसी चैनल से।